नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री बजट को लेकर बैठक हुई। तो वहीं दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि हरियाणा मेडिकल स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। तीसरी खबर हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां पर जिलों के 25 ब्लॉक, 929 सरपंचों और 10,362 पंचों के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। आखिरी खबर गुरुग्राम से है, जहां एक बार फिर क्लब के बाउंसरों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस बार क्लब के बाउंसरों ने नेशनल लेवल के एथलीट समेत 5 लोगों को बेरहमी से पीटा है। 4 बड़ी खबरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। पहली तस्वीर और खबर में आप देख सकते हैं प्री बजट पर मंथन हुआ, और दूसरी तस्वीर और खबर में बात करेंगे बातचीत से स्टूडेंट्स, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो कि हड़ताल पर चल रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लेकर जो है बातचीत से अब हल निकलेगा। तीसरी खबर में हम पंचायत चुनाव को लेकर बात करेंगे, और चौथी खबर में हम बात करेंगे बाउंसरों की किस तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, वो इस खबर में आप तक पहुंचाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और बात पहली बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्री बजट को लेकर बैठक हुई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल शामिल हुए, जहां बिजनेस, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी सुझाव मांगे गए। बता दें कि सीएम मनोहर लाल के पास ही वित्त विभाग है। वहीं सरकार बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न वर्गों के, विशेषकर इंडस्ट्री और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों की राय ली गई है। तो वित्त मंत्रालय की प्री बजट की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कि बैठक में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और साथ ही साथ कई राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। प्री बजट को लेकर ये बैठक थी, और बैठक वित्त मंत्रालय की प्री बजट को लेकर थी, और जिसमें कि बैठक में सीएम मनोहर लाल शामिल रहे। कई राज्यों के वित्त मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। बता दें कि इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, और इसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में मौजूद रहे। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, और जिसमें कि सीएम मनोहर लाल शामिल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि हरियाणा मेडिकल स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री से बात हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे का हल 1-2 दिन में निकल जाएगा। वहीं अनिल विज ने तमाम डॉक्टर से अपील करते हुए कहा कि आप लोग आंदोलन करें, और आंदोलन का अधिकार है, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मानवता के आधार पर डॉक्टर्स को मरीजों के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। देखिए, हम हर हरियाणवी का मेडिकल चेकअप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में डायबिटिक के कितने मरीज हैं, लीवर से अफेक्टेड कितने मरीज हैं, दमे के कितने मरीज हैं, भिन्न भिन्न बीमारियों के। तो हम फेज मैनर में ये करेंगे। पहले फेज में हम अंत्योदय परिवारों का करने जा रहे हैं। पूरा उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, सारे उनके टेस्ट करेंगे, उनके ब्लड रिपोर्ट लेंगे, सारा उसको लेबोरेटरियों को हम सक्षम बना रहे हैं कि उसमें हम चेक करेंगे, और उनको एक डिजिटल कार्ड देंगे।
और हमारा जो ई उपचार है वो कार्ड उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। वो हरियाणा के किसी भी अस्पताल में जाएंगे, जहां मेडिकल कॉलेजों से भी ई उपचार की इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने कहा है। पीएचसी लेवल तक ई उपचार भेजने के लिए मैंने कहा है। तो सीएम मनोहर लाल से गृह मंत्री अनिल विज मिले हैं, जिसको लेकर कि एमबीबीएस जो छात्र हैं उनको लेकर बातचीत हुई है और कहा है कि बातचीत से इस मुद्दे का हल निकलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, आप बताइए कि अनिल विज ने जो एमबीबीएस छात्र हैं उनके हड़ताल को लेकर, धरने को लेकर बातचीत की है और साथ ही साथ कहा है कि इस पर जो है सीएम मनोहर लाल खुद संज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये साफ कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं से इस पर संज्ञान ले रहे हैं और उन्होंने इस बारे में बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में कई बार बात भी हुई है। और साथ ही गौरव, उन्होंने ये कहा कि मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे का हल 1-2 दिन में निकल जाना चाहिए और मैं मीडिया के माध्यम से उन्होंने तमाम डॉक्टर से यह भी अपील की, आप लोग आंदोलन करें, आपके पास आंदोलन का अधिकार है, लेकिन किसी भी मरीज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानवता के आधार पर ही डॉक्टर्स को मरीजों के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से आगे डॉक्टर्स इस बात को लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अनिल विज ने ये भी बात कही कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर रखे, जब तक हमें पानी और हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिल जाता, अंगद के पैर के तौर पर हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं। उन्होंने यही कहा कि पीजीआई के डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम है वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन किसी का भी नुकसान, गौरव, उन्होंने बार बार यही कहा कि मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए, मरीजों को उपचार जो है वो सही समय पर मिलना चाहिए। स्वर्णजीत जी, किस तरीके से इस एमबीबीएस पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी जो है उसको लेकर हल निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो छात्र हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार गत दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हड़ताल पर हैं और ऐसे में कई जो डॉक्टर्स हैं और कई जो संगठन हैं उनका भी सहयोग उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अनिल विज ने ये बात भी कही थी गौरव की कॉमन कैडर के मुद्दे पर यह पहले भी तय हो चुका है कि पीजीआई डॉक्टरों को ऑप्शन दी जाएगी और वह पीजीआई कैडर में रहना चाहते हैं, कॉमन कैडर में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीजीआई के डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से पहले ही बातचीत हो चुकी है और इस संदर्भ में उनकी पहली कॉल है। और अब ये हल कैसे निकलेगा, इसमें सरकार क्या कदम उठाएगी, गौरव, ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा सवाल बन चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जिनके अधिकांश, यूं कहें कि 80 से 90% जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, वो पीजीआई का रुख करते हैं और पीजीआई में रोजाना बहुत से मरीजों का तांता लगा रहता है। तो अब इस बीच में डॉक्टर्स की हड़ताल होना और इतना बड़ा कदम उठाना, अब ये किस और या कितने दिन में ये हड़ताल सॉल्व होती है। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि अभी ये भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा पेचीदगी है कि आने वाले समय में किस प्रकार से इनकी मांगों को माना जाएगा, या पंजाब और हरियाणा मिलकर के मांगेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा की बात भी की जा रही है, चंडीगढ़ पर पूरा हक की बात भी की जा रही है और इसी बीच डॉक्टर्स की हड़ताल भी है। गौरव, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्वर्णजीत जी आपका। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में पंच और सरपंच के लिए मतदान हुआ। इस दौरान सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। बता दें कि फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार और पलवल जिलों में के मतदान हुआ और साथ ही साथ इन 4 जिलों के 25 ब्लॉक, 929 सरपंचों और 10,362 पंचों के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। वहीं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। फिलहाल संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनात की गई। हालांकि दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी सभी मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम रहे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से हमारे साथ अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से जो है ये जो चुनाव हुआ उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली? क्योंकि जिस प्रकार से तीसरे चरण में हिसार आया है तो सुबह 7 बजे आज 25 नवंबर को वोटिंग शुरू हुई। शाम 6 बजे तक बड़ा बम्पर मतदान यहाँ पर चला। सुबह से ही महिला पुरुष सभी मतदाता जो है लाइनों में लगकर अपना मतदान करना शुरू कर चुके थे। इस बार जो मुद्दे रहे, विकास का मुद्दा सबसे अहम रहा। सड़कों की बनाने की बात हो, गलियों की बात हो, पानी निकासी की बात हो, सीवरेज की बात हो, पेयजल अच्छी व्यवस्था की बात हो, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के आज मतदाताओं ने अपना मतदान किया। बम्पर वोटिंग हुई क्योंकि ये सबसे जरूरी था और एक लंबे समय से लोगों को इंतजार भी था, क्योंकि एक बहुत लंबा समय बीच में ऐसा रहा जब ग्राम पंचायतें भंग हो चुकी थी और नई ग्राम पंचायतें नहीं बनी थी, तो लोगों को इंतजार था कि वो अपना सरपंच पंच चुनेंगे। तो सरपंच और पंच के लिए आज मतदान हुआ। सुबह से 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मतदान की जो प्रक्रिया चली शांतिपूर्ण रही। हालांकि 1-2 स्थानों पर छोटी-मोटी घटनाएं देखने को मिली, ईवीएम की खराबी की भी कुछ सूचनाएं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बड़ी घटना कोई इलाके में रही हो या इस प्रकार ज्यादा समय तक कहीं पे मतदान बाधित रहा हो। उसके बावजूद बड़े शांतिपूर्ण पूरा ये मतदान रहा। गौरव, अगर बात करें अनूप यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो क्या कुछ इंतजाम थे और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन हैं उनको लेकर किस तरीके की वोटिंग वहां पर जो इंतजाम किए गए थे जो कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचाए जा सके? बिल्कुल गौरव, अगर सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत अच्छे प्रबंध किए गए थे। अलग अलग ड्यूटियां बूथों पर लगाई गई थी। इसके लिए महिला कांस्टेबल अलग से तैनात किए गए थे। मेन गेट पर अलग से पुलिस लगाई गई थी। पेट्रोलिंग पार्टियां अलग से जो है गश्त कर रही थी और साथ में जिस प्रकार दिव्यांग की बात कर रहे हैं तो बीएलओज की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रत्येक बूथ पर व्हील चेयर का प्रबंध किया गया था कि जो भी बड़ा बुजुर्ग चलने में सक्षम नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति है, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी और मेन गेट से लेकर पोलिंग बूथ तक उनको लाने ले जाने की सुचारू रूप से व्यवस्था देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात गौरव ये भी रहा कि बड़े बुजुर्गों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। दिन भर बड़े से बड़े 70, 80, 90 साल तक के जो भी बुजुर्ग थे सभी ने आके अपना मतदान किया और ये लोकतंत्र का पर्व मनाया। गौरव, अनूप, अगर संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की अगर मैं बात करूं, बूथों की बात करूं, तो वहां पर किस तरीके का माहौल रहा, वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिली? चूंकि इस तरीके के दौर पर जो है अति संवेदनशील जो बूथ होते हैं वहां पर जो सुरक्षा है वो अतिरिक्त बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल, देखिए जिला हिसार के अंदर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए थे वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया था और इसके साथ साथ रिजर्व पुलिस फोर्स भी रखी गई थी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की घटना की सूचना मिलती है और स्थिति बेकाबू नजर आए तो उसके लिए अलग से रिजर्व पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाए। लेकिन इस प्रकार की कोई घटनाएं सामने नहीं आई और सबसे बड़ी बात यह कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए थे उन पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और इसके देखते हुए पूरा का पूरा मतदान है जो शांतिपूर्ण रहा। गौरव, अनूप, अगर बात करें तो मुद्दों को लेकर जो धरातल पर क्षेत्रीय जनता के बीच में सरपंच और पंच की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में गए और जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है ये मतदान किया? गौरव, जो जितने भी उम्मीदवार मैदान में थे, अलग अलग गांव पूरे जिले हिसार की बात कर ली जाए तो सभी ने एक घोषणा पत्र के रूप में अपना यहाँ पर लोगों के सामने आए और उन्होंने अपने अपने वायदे बताए कि वो किस जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने गांव के मतदाताओं के लिए क्या करना चाहते हैं। उसमें गांव की समस्या, अलग अलग गांव की अलग अलग समस्या रही। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जल भराव की स्थिति होती है तो उन्होंने वहां ये मुद्दे थे कि वो जल भराव की स्थिति से निपटने का काम करेंगे। जहां कच्ची गलियां हैं वहां गलियां पक्की करवाने की बात थी। जहां पर लाइट का प्रबंध नहीं है वहां पर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, इस पर। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ रमेश ढाका फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से जो मतदान संपन्न हुआ? देखिए सर, बताना चाहूंगा अगर फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो सुबह से जो है अभी तक जो है चुनाव जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है अभी तक चल रहा है और फतेहाबाद जिला जो है उसके अंदर काफी संवेदनशील गांव कुछ थे जहां पर अभी तक कोई अप्रिय घटना या कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई है और अभी तक जो है बिल्कुल लंबी कतारें जरूर लग चुकी हैं क्योंकि सुबह का जो टाइम था वो ठंड के कारण जो है कम पहले मतदाता पहुंच रहे थे वोटिंग के लिए और अभी की बात की जाए तो
फतेहाबाद जिले के भट्टुकला क्षेत्र के मैं अंदर मौजूद हूँ इस समय गांव बनगांव में, जहां पर काफी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है और पूरे उत्साह के साथ जो है वोटर अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन पूरा अलर्ट है, लेकिन शाम तक जो है 6 बजे तक ये जो वोटिंग होगी उसके बाद जो है तुरंत बाद जो है सरपंच और पंच के जो रिजल्ट निकाले जाएंगे, जिसमें कौन जीतता है कौन हारता है वो बिल्कुल उस तक जो है सभी को बेसब्री से इंतजार है। ये जो सरपंच और पंच का जो मतदान है, जो वोटिंग है, वो दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, पुरजोर जो ताकत है वो झोंक देता है क्षेत्र में, घर घर जाकर लोगों को लुभावने तरीकों से जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहां पर धरातल पर किस तरीके की स्थिति पैदा हुई, किस तरीके की जनता के बीच में पंच सरपंच उम्मीदवार पहुंचते हुए नजर आए और जनता किन से मुद्दे के साथ में यहां पर वोटिंग कर रही? बिल्कुल बताना चाहूंगा गौरव, ये काफी बड़ी बड़ी समस्याएं से घिरे हुए गांव है, जहां पर विकास बिल्कुल भी नामात्र कहूंगा मैं, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे गांव की साफ सफाई का है, चाहे पानी की व्यवस्थाएं हैं, सभी जो है बुरे हालात है। लगातार इन्हीं मुद्दों के ऊपर जाके सरपंच जो है गांव के अंदर मिले हैं। वोटरों की जो अब की बार देखा गया कि काफी जो है हामियां भी भरवाई गई हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि जिससे जो है जनता भी चाहती है कि जहां तक हो गांव के विकास हो। और अच्छा सरपंच अगर गांव के अंदर बनकर के आता है तो उसके अंदर काफी हद तक बिल्कुल सुधार भी होंगे दुर्गेश। और लगातार इन सालों की बात की जाए तो ये जो लंबा अरसे के बाद ये कहीं ना कहीं वोटिंग जो है सरपंचों की जो आज चुनाव हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, इसको लेकर के उत्साह भी हम देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर कहीं ना कहीं रौनक है और खुशी के साथ जो है लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नया सरपंच जो एक गांव को मिलेगा। क्योंकि इन दिनों में क्या था गौरव, दुर्गेश की छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जिससे जनता काफी परेशान थी। अब जो है गांव के अंदर ही सरपंच आज शाम को क्लियर हो जाएंगे, उस दिन के बाद जो है आगे विकास कार्य भी गांव के होंगे और हर एक समस्या का हल बिल्कुल गांव वालों को जो है उनकी समस्या का हल होगा। और अब बेसब्री से इंतजार है सभी कैंडिडेटों के। बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ पर लगाए हुए, टेंट इतने बड़े बड़े टेंट लगा रखे हैं जिनके अंदर यानी कि शादी समारोह में जैसा माहौल होता है ऐसा माहौल कहीं ना कहीं आज जो है बिल्कुल देखा जा सकता है, जिसके अंदर बच्चे तख्तियां लेकर जो गलियों में राउंड अभी तक दे रहे हैं कि इससे वोट करो, इससे करो, ये देखा जा सकता है। बड़ा उत्साह, शादी समारोह जैसा कोई त्योहार जैसा माहौल कहीं ना कहीं आज हरियाणा। लेकिन रमेश, अगर देखा जाए तो बूथों पर जो है अतिसंवेदन और संवेदनशील इलाकों की अगर हम बात करें, क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रखी गई और जो बूथ पर मतदान डालने से पहले जो पर्ची कटती है वो उसको कितने जो मीटर की दूरी में दायरा रखा गया है और साथ ही साथ किस तरीके की जो है लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर मैं बूथों की बात करूं तो इस समय हम जो है फतेहाबाद जिले के भट्टुकला खंड के गांव के अंदर मौजूद है और यहाँ की पोलिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ही सुंदर ढंग से जो है सुरक्षा चौकसी की बात करूं तो पुलिस विभाग के जो है हर एक व्यक्ति जो है मेन गेट पे मौजूद है और लाइनों के अंदर सभी को जो है यहाँ पर खड़ा किया गया है। और पर्चियां जो है बाहर जो है सभी कैंडिडेटों ने अपने अपने जो है टेंट लगा रखे, जहां पर हर एक व्यक्ति को उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, ऐसी चीजों के द्वारा वहां पर तुरंत उनको जो है पर्ची देख करके मिलान करके उनको जो दे दी जाती है। और बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्था की बात करूं तो आज अच्छी व्यवस्था के साथ जो है अभी तक जो है पोलिंग चल रही है। किसी प्रकार की भी वोटरों को भी समस्या नहीं आ रही है। शाम तक अगर बात करें रमेश, तो कितने फीसदी वोटिंग होने का, मतदान होने का अनुमान? देखिए, आज जैसे ये लंबे अरसे के बाद कहीं ना कहीं सरपंचों का जो चुनाव है इसके अंदर देखा जाए तो पहले से कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर लोग जो है इस समय, मैं जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, लंबी लंबी लाइनें इस वक्त लगी हुई हैं और भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर, मानता हूं मैं आज शाम तक इसका जो अनुमान अगर देखा जाए तो 90%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रमेश आपका। और आखिरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम में एक बार फिर क्लब के बाउंसर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस बार क्लब के बाउंसरों ने नेशनल लेवल के एथलीट समेत 5 लोगों को बेरहमी से पीटा। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित स्टूडियो एक्सो पब वार का है और साथ ही साथ जहां बर्थडे पार्टी मनाने गए एथलीट समेत 6 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल नेशनल बॉडी बिल्डर मोहन मिश्रा का बीती 19 तारीख को जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए मोहन और अपने छोटे भाई और 4 दोस्तों के साथ पब बार में
पहुंचे और डांस करने लगे तो उनको क्लब के मैनेजर साहिल ने बाहर जाने को कहा। शिकायतकर्ता मोहन मिश्रा की माने तो वह नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर हैं और खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि क्लब के अंदर उनको मैनेजर साहिल ने ही टेबल दिलवाई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद साहिल ने उनको क्लब से बाहर जाने के लिए कहा और इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जैसे ही वह क्लब के बाहर पहुंचे वैसे ही आधा दर्जन बाउंसरों ने उनको लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। वहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने नामजद बाउंसर समेत मैनेजर साहिल और क्लब के मालिक तुषार गुलाटी पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हम अपना बिल्कुल कैजुअली एंजॉय कर रहे थे, किसी से मैं कह रहा हूं हमारा कंधा भी नहीं टच हुआ होगा। पर चलो हमने फिर भी ये बोला कि 5-10 मिनट में हम फिर भी निकल जाएंगे अगर हमारे वैसे किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ डेकोरम ब्रेक हो रहा है। बट एनीवे ऐसा कुछ भी था नहीं वैसे। पर फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको शायद उसके ईगो पे लगी हो। उसके बाद उसने शायद मेरे तुषार गुलाटी जो कि वहां का ओनर है वो भी उस टाइम बता रहे थे कि क्लब में था। उसके कहने पे जो कि उसने साहिल ने खुद ही बोला था कि उसके कहने पे वो हमारे पास आया था। फिर उसने बाहर के किसी लड़के को बुलाया जो कि शायद कोई बाउंसर एजेंसी का वो हेड करता है, जिसका नाम जोगिंदर था। उसने आके मेरे से बदतमीजी करी है, उसने गाली गलौज करी है, जिसका जवाब मैंने भी शायद उसे कुछ बोला होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है नेशनल लेवल के एथलीट के साथ में जो है बार में ये बाउंसरों ने गुंडागर्दी की है? बिल्कुल गौरव, देखिए गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना इलाके का ये मामला है और पुलिस ने जो नेशनल एथलीट्स है मोहन मिश्रा, इनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, तफ्तीश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं और जो आरोप इन्होंने लगाया है उसके मुताबिक जन्मदिन मनाने गए थे, इनके साथ इनके दोस्त थे और इनका छोटा भाई भी वहां मौजूद था और उस वक्त वहां पे मारपीट हुई। बाहर जाने को इनको कहा गया, पहले टेबल अलॉट किया गया, फिर मारपीट हुई। तो निश्चित तौर पे कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या था। दूसरी तरफ जिन बाउंसरों ने मारपीट की है उनको भी पुलिस राउंड अप करने में लगी हुई है। उनसे मैनेजर से भी पूछताछ हुई है, हालांकि वो उनका अलग आरोप लगा रहे हैं। पर पुलिस जिस तरह से मारपीट हुई है और गंभीर चोटें आई हैं उसको लेकर मामला दर्ज किया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ये कोई पहला मामला गौरव नहीं है। इस तरह के तमाम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और खास करके पब बार में जहां पर बाउंसरों का आतंक होता है और तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं देखी जाती है कि किस तरह से ये लोग मारपीट करते हैं और लोग शराब के नशे में और उनके साथ बदतमीजियां ये लोग करते हैं। तो तमाम तरह की शिकायतें आती है, उसमें मामला भी दर्ज होता है। हालांकि ये मामला है नेशनल लेवल के एथलीट्स के साथ हुआ है। रियल कॉज क्या था, क्या वास्तविकता क्या है, इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाउंसरों का आतंक जरूर है और उन्होंने बदतमीजी की है, मारपीट की है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की पुलिस प्रयास कर रही है और गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। जी सुशील, अगर बात की जाए इन लोगों में कितने लोगों को इंजरी यहां पर हुई है? देखिए ये मोहन मिश्रा उनके छोटे भाई थे और साथ में उनके सारे दोस्त थे। तो इसमें से 5 से 6 लोगों के साथ मारपीट हुई है, जिसमें से जो मोहन मिश्रा है इनको गंभीर चोटें आई हैं, इनके भाई को चोटें आई हैं, तमाम लोगों को बाकी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। उनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इस मामले में जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुशील। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।